पहला सिद्धांत लिखो, परंपरागत सिद्धांत। ऐसे कैसे लिख लो इनको। परंपरागत सिद्धांत में तीन बातें होती है। पहला, भय और दंड के आधार पर किसी को अभिप्रेरणा मिल जाती है। यदि आपसे इस बात को समझ रहे हो कि बिना भय के बहुत सारे लोग काम नहीं करते हैं, नहीं करते ना। पुलिस क्यों बनाई गई है? कानूनों को फॉलो करवाने के लिए, और यदि नहीं करे तो फिर दंड देने के लिए। पुलिस के बिना क्या सोसाइटी चलने की संभावना है? क्या नहीं है। यदि आप लोग या हम लोग ये सभी नागरिक ऐसे हो जाएं, बिल्कुल कि पूरी तरह से वेल सेटल्ड हो जाए, कुछ नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करे, तो पुलिस की जरूरत ही नहीं है, सब अपना अपना काम कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ये सबका अलग अलग मानना होता है। तो ये परंपरागत सिद्धांत यही है। पहले जो टीचर होते थे, प्रोफेसर होते थे, वो खूब डंडे देते थे ना, देते थे ना। आप लोगों को पढ़े? हमारे ज़माने में ज़्यादा पढ़ते थे, आप लोगों को कम पढ़े होंगे। खूब पीटते थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? नहीं, नहीं पीटना है। ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, परंपरागत सिद्धांत के हिसाब से। समझ रहे हो बात को? इसलिए भय होना भी जरूरी है। दूसरा, आजकल क्या कर दिया, पुरस्कार देके काम करवाने की अच्छी बात मानी जाती है। आप कहीं भी स्कूल में जाओगे या किसी भी उसमें जाओगे तो शाबाशी वाला काम है ना, शाबाशी या कोई प्रशंसा पत्र या सब देने के जो सिद्धांत है वो परंपरागत सिद्धांत में आते हैं। आप एसडीएम बनोगे, वो भी पुरस्कार ही है आपका। एसडीएम बनने के बाद में कलेक्टर ने आपको शाबाशी दी, वो भी पुरस्कार है। कलेक्टर बनने के बाद में सीएस ने आपको कोई भी शाबाशी दी, पीठ थपथपाई, वो कल लिखा था ना अपन ने, वो सब चीज़ें पुरस्कार में शामिल होती है। गाजर और छड़ी, ये दोनों का मिक्स है। गाजर का मतलब होता है आपको पुरस्कार दे रहे हैं कि गाजर खा लो। ये वैसे प्रॉपर तरीके से जो चीन है ना, उसकी विदेश नीति है। गाजर, ये पशु को गाजर आगे करते हैं, यूँ करते हैं, उसको बुलाते हैं, फिर उसको डंडा देते हैं, फिर करते हैं, उसके बाद में फिर डंडा देते हैं। दोनों काम, चांटा भी देना है और रुलाना भी नहीं है, ये काम इसमें होता है। इसको लिखोगे कैसे? ये समझ में तो आ गई आपके? अब लिखना कैसे? इसको लिखने में बड़ी समस्या आती है ना आप लोगों को। जानना समझना तो सब कुछ है आपके पास में, जानना समझना तो सब कुछ है। गाजर और छड़ी का सिद्धांत मान लीजिए 20 शब्दों में आ जाता है, तो कैसे लिखेंगे? ये लो, हाँ, ये आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मैं खड़ा करना चाहता हूं आप लोगों को।
इन दोनों का मिक्सअप है। हाँ बैठ जाओ, बढ़िया। ये मिक्सअप है दोनों का। यदि कोई कार्मिक अच्छा काम करता है उसको बुला के चाय पानी, और यदि अच्छा नहीं करता है तो 2 दिन के लिए चाय पानी बंद, उल्टा बंद कर दो, इसको चाय पानी दो ही मत। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि उसको पकड़ के कोई डंडे दे रहा है, ऐसा नहीं होता। आजकल नहीं होता, पहले होता होगा, आजकल ऐसा होता नहीं है कहीं भी। उसको कहीं न कहीं आर्थिक नुकसान होगा, या फिर कोई वेतन भत्ते में कटौती हो जाएगी, और कुछ उसको बेइज्जती कर देंगे, थोड़ी सी इंसल्ट कर देंगे, कहीं सब लोगों में बैठ के उसको डांट सकते हैं, ये काम हो सकता है। तो गाजर और छड़ी का ये सिद्धांत आपके 20 शब्दों में आ सकता है। ये वाला टोटल मिला के हो सकता है कि आपके 5 नंबर में आ जाए, मुश्किल है, लेकिन सिद्धांत 2 ही नंबर में आएगा आपके। तो ये पहला सिद्धांत है परंपरागत। इन तीनों को लिख ले, इसके बाद में इनको अपने हिसाब से लैंग्वेज सेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, मानव संबंध सिद्धांत। मानव संबंध सिद्धांत यह सिद्धांत एल्टन मेयो, एल्टन मेयो है कोई व्यक्ति, एल्टन मेयो ने दिया था। एल्टन मेयो। आप लोगों को क्या ये याद रखने का ज़्यादा शौक रहता है कि किसने दिया था, ये लिख लें। परंपरागत सिद्धांत तो किसी ने नहीं दिया, सबने दिया है वो तो। लेकिन नया सिद्धांत है मानव संबंध सिद्धांत, ये किसने दिया है? एल्टन मेयो ने। इसमें मनुष्य केवल आर्थिक कारकों से प्रेरित नहीं होता। इसमें मनुष्य केवल आर्थिक कारकों से प्रेरित नहीं होता, बल्कि संगठन में अनौपचारिक संबंधों से प्रभावित होता है। मानव संबंधों को विकसित किया जाता है। मानव संबंधों को विकसित किया जाता है जिससे उच्च उत्पादकता प्राप्त की जाती है। बस मानव संबंध में यही है, एल्टन मेयो ने दिया था। और इसमें क्या है, मानव संबंधों पे आधारित काम किया जाता है, आर्थिक जो तत्व होते हैं उस पर जोर नहीं दिया जाता। बस साधारण सी बात है। यदि आपस में एक दूसरे से मानव का संबंध अच्छा रहेगा, कार्मिक का और अपने बॉस का, तो उत्पादकता अच्छी रहेगी। इसी बात पे जोर देते हैं ये, तो आर्थिक तत्वों पे जोर नहीं देते हैं। नेक्स्ट, बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो। इसमें पहले लिख लो, ये 1943 में, ये भी लिख लो क्योंकि ये काफी, ये 5 नंबर में भी आ सकता है। अब्राहम मैस्लो ने 1943 में प्रतिपादित किया
मनुष्य की निम्नतम आवश्यकताओं से लेकर, इसे प्रतिपादित किया, मनुष्य की निम्नतम आवश्यकता से लेकर उच्चतम बौद्धिक संतुष्टि, उच्चतम बौद्धिक संतुष्टि तक की प्राप्ति को लेकर निम्न चरण, निम्न प्रक्रिया अपनाई। सबसे पहली प्रक्रिया लिखो, शारीरिक आवश्यकता। नीचे नीचे मतलब पहले ऐसे एक डायग्राम बना लो। शारीरिक आवश्यकता सबसे नीचे, शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकता बाद में सुरक्षा की आवश्यकता, ऊपर सुरक्षा चाहिए। सामाजिक है ये। सामाजिक आवश्यकताएं। उसके बाद में सम्मान, आत्मसंतुष्टि, ऊपर आत्म सिद्धि या आत्मसंतुष्टि कह सकते हैं। ये बहुलवादी सिद्धांत था मैस्लो साहब का। उसने क्या कहा है, आप इसको रटो मत, ठीक है। ये तो अपनी किताबी लैंग्वेज हो गई। सबसे पहले व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? सबसे पहले खुद की आवश्यकता होती है। भूख प्यास लगती है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, तो सबसे पहले भूख प्यास से बचना होता है। ये भी आप इसमें लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद में उसको सुरक्षा चाहिए किसी भी भय से। उसके बाद में भय से सुरक्षा चाहिए। कोई भी अगर भय, वातावरण में कोई भी भय, तो उसे सुरक्षा चाहिए। उसके बाद में वो सबसे पहले खुद के बारे में सोचेगा, उसके बाद में खुद के भय के बारे में सोचेगा, उसके बाद में सोचेगा कि समाज में भी कुछ चीज़ें, अच्छी घटनाएं हो जाए, समाज के बारे में सोचने लगता है। उधर ही लगता है। ये तो है, ये तो है। इसके बाद वाले जो दो टॉपिक है, जो सुरक्षा की आवश्यकता है, वो है व्यक्तिगत
संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा होती है, खुद का शरीर की सुरक्षा होती है, और प्राकृतिक जो विपदाएं उनसे भी सुरक्षा आपको या उसको जरूरत होती है। इसके बाद में लिख रखा है सामाजिक आवश्यकताएं, समाज से संबंध स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद में व्यक्ति क्या करता है कि समाज में जाता है, खुद की सुरक्षा हो गई, खुद के घर की दीवार हो गई, सब कुछ बढ़िया है, घर में लॉक लगा, कहाँ जाएगा वो, समाज में जाएगा, और सब बढ़िया, राजी खुशी ये पूछेगा जाके, एक दूसरे से प्यार प्रेम की बात करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि अब मैं यहाँ से फ्री हूँ, अपनी जो बेसिक नीड है ना, शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक जो आवश्यकता है और सुरक्षा वाला वो काम कंप्लीट है। अब वो अगला स्टेप पे जाता है कि समाज में जाके अपने आप वो प्यार प्रेम की बात करेगा, माहौल बनाएगा कि यह सब पूरे समाज में ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि उसकी रेपुटेशन बढ़ने लग जाती है। हाँ, खुद को प्रदर्शित भी करता है, एक्सप्लेन भी करता है, वो उसको लगता है कि अब समाज में मेरी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि उसकी ये चीजें हो गई ना पूरी। आजकल इनमें और बढ़ा सकते हो आप, गाड़ी भी कर लो, बेसिक नीड हो गई एक तरह से, ये सब चीजें हो गई, सुरक्षा हो गई। सुरक्षा तो आजकल पुलिस ने दे दी, आजकल किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होती है। पहले जो होती थी, पहले तो कोई भी आके पीट जाता था, कबीला टाइम पे, कबीला के युग में कुछ भी हो सकता था, लेकिन आजकल ये चीजें बेसिक नीड कंप्लीट हो गई। उसके बाद में समाज में जाएगा, बैठेगा, उठेगा, बातचीत करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसको लगता है कि अब मेरा सम्मान होना चाहिए। ये फालतू की बातें हैं, सब घूमना फिरना, खाना पीना, सब रहना, उसको लगता है कि अब मेरा थोड़ा सा रेस्पेक्ट होनी चाहिए। इंडिया में एक समय के बाद, इंडिया की संस्कृति में ऐसा पाया गया है कि एक समय के बाद में, एज में, एक निश्चित एज के बाद में जाके उसको नेचुरली सम्मान मिल जाता है। भारतीय संस्कृति में यह है कि वृद्धों का सम्मान किया जाता है। ये कहीं यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था, भारतीय संस्कृति में अकॉर्डिंग टू एज नेचुरली रेस्पेक्ट मिलता है। एक 30 साल का व्यक्ति और एक 60 साल का व्यक्ति, तो 60 साल वाले व्यक्ति को नेचुरली कहीं न कहीं उसको सम्मान मिल जाता है। देखते हो ना आप, कहीं भी जाते हो तो उसको नमस्कार कर देते हैं, या डोक देते हैं, या पैर छू लेते हैं, ऐसा करते ही हैं अपन लोग। अपनी सोसाइटी में ये है, ये कहीं न कहीं ये मैस्लो वाला काम है ना, वो पहले भी होता होगा। ये तो अभी इसने अभी दिया है, कब दिया था, कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको, तो 70 साल हुए बस, उन्होंने पहले ही दे दिया था अपनी संस्कृति में, क्योंकि ये सब काम तो हो ही जाते हैं। उसके बाद में उसको सम्मान चाहिए होता है। अपनी संस्कृति में एज के अकॉर्डिंग सम्मान नेचुरली मिल जाता है। अब सम्मान भी मिल गया, अब सम्मान के बाद में वो ये सोचता है कि यार ये सब चीज़ें तो मोह माया है, ये सब चीज़ें मोह माया है, ये आदमी सोचता है। आज का युवा भी ये अभी कनेक्ट करेंगे आप लोगों को। सम्मान मिल गया, भारत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है, भारत रत्न मिल गया। मान लीजिए यहाँ सचिन को ले लें अपन, सचिन तेंदुलकर ले लिया, सम्मान मिल गया। अब क्या करेगा भाई, भारत रत्न मिलने के बाद में अब क्या करें, कोई टारगेट ही खत्म। इसका मतलब उनके तो जो सिद्धांत है वो यहीं तक लाइफ पूरी हो जानी चाहिए। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी पीएम बन गए अब देश के, इसके बाद में क्या, एक बार बन गए, 2 बार बन गए, अब क्या भाई, अब क्या। सचिन तेंदुलकर 42 साल में भारत रत्न ले चुका था, अब क्या करेगा। किसी को कुछ दिखाने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ नहीं बचा। आप लोग एसडीएम बन जाओगे तो एक टाइम पे आपको लगेगा सब कुछ मिल गया, एक टाइम पे लगता है। सचिन को भारत रत्न मिल गया, वर्ल्ड कप जीत गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या, उसके बाद में व्यक्ति सोचता है कि अब ये काम होना चाहिए। आत्म संतुष्टि, किसके लिए जिएगा, ये देखो संतुष्टि ले रही खाते खाते, मोह माया से यूं उठ गई, मेरे को देख रही है और खा रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब भी ऐसा होता था, सर यूं देखते हैं, कुछ खा लिया, लेकिन सर को पता रहता है कि कौन बच्चा क्या रिएक्शन एक्शन कर रहा है, तो ऐसे चोरी छुपे नहीं करना चाहिए। कह दो सर मैं तो खाऊंगी, चोरी छुपे नहीं, ठीक है भाई। ये लास्ट का काम होता है, ये सारी चीजें छोटी होती है। ऐसा माना गया है कि ये जिसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही उसके लिए ये भी बड़ी होती है, लेकिन जब ये पूरी हो जाती है आदमी ये चाहिए,
ये और ये मैस्लो का बहुलवादी सिद्धांत है। इनमें अच्छे शब्द है दे रखे हैं इन्होंने। आत्मसिद्धि में दे रखा है व्यक्ति अपनी दक्षता के अनुसार, व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अनुसार अधिकतम स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, वो कर लिया। उसके बाद में स्वयं की एक विशिष्ट पहचान होनी चाहिए कि सोसाइटी के लिए मैंने क्या दिया। कल भी मैंने बताया था जॉय ऑफ गिविंग, खुद की संतुष्टि के बाद में उसको ये लगता है कि अब समाज के लिए मैं क्या दूं। मान लीजिए भाई मैं प्रोफेसर हूं, अब प्रोफेसर बन गया, उसके बाद में क्या, एक प्रोफेसर है वो पहले एपी होता है, उसके बाद में एसोसिएट एपी होता है, फिर प्रोफेसर बन जाता है। अब क्या करना है उसको, बैक टू सोसाइटी होता है। बैक टू सोसाइटी ये हर व्यक्ति की आदत होती है। जब सब कुछ हो जाता है ना, जब सोचता है कि अब समाज का कल्याण करें। सबसे पहले कल्याण किसका करता है व्यक्ति, खुद का। तो ये आपके दिमाग में ऐसे ही सेट होना चाहिए कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, उसके बाद में क्या चाहिए, उसके बाद में क्या चाहिए। ये समय के हिसाब से सब कुछ ऐसा ही होता है। आज की डेट में आप लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते, सीधा ही आत्मसिद्धि हो गई, नहीं। सबसे पहले आपको चाहिए रोटी कपड़ा मकान गाड़ी घोड़े सब सुविधाएं, उसके बाद में सुरक्षा चाहिए, उसके बाद में सामाजिक में समाज में स्टेटस चाहिए कि हाँ कोई रुतबा है मेरा, उसके बाद में सम्मान चाहिए, उसके बाद में आत्मसिद्धि। ये है। नेक्स्ट सिद्धांत लिखो। एक्स और वाई का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक इस सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स ग्रेगर। मैक्स ग्रेगर, ये लिखने पे भी आपके हो सकता है इस इतना नंबर आ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैक्स ग्रेगर ने प्रबंधन संगठन के आधार पर मानव प्रकृति, प्रबंधन संगठन के आधार पर मानव प्रकृति और व्यवहार को दो भागों में बांटा है। प्रबंधन संगठन के आधार पर मानव प्रकृति और व्यवहार को दो भागों में बांटा है, एक्स और वाई। एक्स और वाई, एक्स और वाई। एक्स का मतलब नकारात्मक और वाई का मतलब पॉजिटिव। नकारात्मक में लिखो नकारात्मक दृष्टिकोण एक औसत व्यक्ति कार्य के प्रति, एक औसत व्यक्ति कार्य के प्रति अरुचि रखता है। एक औसत व्यक्ति कार्य के प्रति अरुचि रखता है
काम को टालता है, उदासीनता दिखाता है, कम महत्वाकांक्षी होता है, परिवर्तन विरोधी होता है, परिवर्तन विरोधी होता है, और आत्म केंद्रित होता है, और आत्म केंद्रित होता है। संगठन के इसमें आगे इसी एक लाइन और लिखो, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक्स विचारधारा में, एक्स विचारधारा में कार्मिकों को नियंत्रण व दबाव द्वारा, नियंत्रण व दबाव द्वारा अभिप्रेरित किया जाता है। ये जो एक्स विचारधारा वाले लोग होते हैं, अब आप समझ लो आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो एक्स विचारधारा के लोग हैं। ज्यादातर लोग काम को टालने की कोशिश करते हैं, काम में रुचि नहीं दिखाते हैं। जैसे आप लोगों से मैं लगातार कह रहा हूं कि अखबार पढ़ लो, तो ज्यादातर लोग, आप लोग क्या हो, एक्स विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पिछले 4 दिन से मैं लगातार कह रहा हूं आपको अखबार पढ़ना चाहिए, कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? तो आप लोग क्या कर रहे हो, अरुचि दिखा रहे हो, अरुचि दिखा रहे हो, टाल रहे हो, उदासीनता दिखा रहे हो। इसके बाद में क्या कहा है, आत्म केंद्रित होता है। इस ऐसे विचारधारा वाले लोग सिर्फ अपना ध्यान रखते हैं, दूसरा यार दोस्त समाज सोसाइटी फैमिली से कोई मतलब नहीं है, आत्म केंद्रित होते हैं। इसके उल्टे अब जो अपन ने लिखा है ना, जो एक्स विचारधारा, इसके सीधे सारे के सारे उल्टे कर लो, सबको एक एक करके। जैसे पहला क्या है, लिखो मत, पहला क्या है, वो काम में रुचि लेंगे। दूसरा क्या है, काम को टालेंगे नहीं। तीसरा क्या है, वो परिवर्तन विरोधी नहीं है। जो उसमें था परिवर्तन विरोधी, वो परिवर्तन विरोधी नहीं होती। यदि कोई सकारात्मक परिवर्तन है तो उसको स्वीकार करेंगे। अगला, आत्म केंद्रित नहीं होंगे, वो अपने संगठन को लेके सजग रहेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये इसका जस्ट उल्टा लिखना है, तो सकारात्मक बाइक लिख के सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण मनुष्य कार्य करना चाहता है। आप जैसे मानव, सारे मानव बैठे ना यहाँ, पक्का? ठीक है, आप मतलब मनुष्य कार्य को करना चाहता है, ठीक है। आत्म निर्देशित होता है, केंद्रित नहीं होता। आत्म निर्देशित, आत्म नियंत्रित होता है। आत्म निर्देशित और आत्म नियंत्रित होता है। दायित्वों का निर्वहन अच्छे से करता है। दायित्वों का निर्वहन अच्छे से करता है। निर्वहन, दायित्वों को निभाता है। यदि निर्वहन नहीं लिख पा रहे हो तो दायित्वों को निभा लो। दायित्वों का निर्वहन करता है। अपनी क्षमता
के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार संगठन में, अपनी क्षमता के अनुसार संगठन में सहयोग, मार्गदर्शन, सहयोग, मार्गदर्शन तथा सकारात्मक प्रयासों से संस्था को आगे, संस्था की प्रोग्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नति, संस्था की उन्नति में सहयोग करता है। ये एक्स और वाई वाला सिद्धांत है। ये आपके हो सकता है कि 50 शब्दों में आ जाए या हो सकता है कि 20 शब्दों में आ जाए। 2013 में ये आया था, उसके बाद में अभी तक तो नहीं आया, 4-5 एग्जाम हो गई, तो शायद रिपीट हो जाए। नेक्स्ट लिखो, पथ लक्ष्य सिद्धांत। पथ लक्ष्य सिद्धांत, ये दिया है गार्गोपोलास। सिद्धांतों में उनकी जो जिसने दिया उसी का नाम लिखना पड़ता है, इसलिए लिखवाना पड़ रहा है ये मजबूरी में। नहीं, जरूरी नहीं आपको याद रख पाओ, लेकिन 2-4 नाम याद रख लेना। इसमें लिखो, ये इसका प्रतिपादक है गार्गोपोलास। विशिष्ट तथा कठिन, विशिष्ट तथा कठिन लक्ष्यों की प्राप्ति, विशिष्ट तथा कठिन लक्ष्यों की प्राप्ति कठोर परिश्रम से प्राप्त होती है। कठोर परिश्रम से प्राप्त होती है। तो व्यक्ति अधिक परिश्रम करता है, तो व्यक्ति अधिक मेहनत या परिश्रम करता है। जब उसे महसूस होता है, जब उसे महसूस होता है कि कम मेहनत से ही काम चल जाएगा, कि कम मेहनत से ही काम चल जाएगा, तो वह कम प्रयास करता है, तो वह कम प्रयास करता है। अतः प्रबंधकों को कार्मिक के लिए लक्ष्यों के अनुसार कार्य के मार्ग सुनिश्चित किए जाते हैं, उत्पादकता में वृद्धि से संबंधित यह सिद्धांत व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की अभिप्रेरणाओं को
अभिप्रेरणाओं पर बल देता है, अभिप्रेरणाओं पर बल देता है। इसमें ये कहा गया है, इसमें ये कहा जाता है कि कोई कठिन लक्ष्य है मान लीजिए, तो मानसिक रूप से कार्य को उसी हिसाब से रेडी किया जाता है कि आपको 25 किलोमीटर डेली चलना है, तो वो चूज कर लेता है कि 25 किलोमीटर चलने वाला व्यक्ति कौन है, क्षमता किसकी है, तो उसी हिसाब से कार्य विभाजन किया जाता है। यदि पथ और लक्ष्य दोनों सारी चीजें सही है तो उसके अकॉर्डिंग ही कार्मिकों का चयन किया जाता है। कठोर मेहनत करने वालों को चूज किया जाता है, कठोर लक्ष्य देंगे उनको, यदि सॉफ्ट है तो उनको सॉफ्ट देंगे। शारीरिक रूप से मजबूत लोगों को कुछ अलग टारगेट देंगे, मानसिक रूप से जो मजबूत है उनको अलग देंगे। जिसकी जैसी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग कार्य विभाजन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है प्रत्याशा। विक्टर, प्रवर्तक है इसका विक्टर, विक्टर। इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसकी जगह है ना ये मत लिख देना प्रैकी। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ ऐसा नाम भी लिख दो कि आप कोई सिद्धांत है मान लीजिए नहीं जान रहे तो कुछ तो लिख सकते हो, तो ये दोनों लिख दो। ये कौन है? मेरा नाम, मेरा नाम है प्रैकी। इसको जान तोड़ रहे हो आप लोग, इसकी जगह लिख दो प्रैक्स। इसको कौन जान रहा है? वेक्टर तो आपने सही लिख दिया, दूसरा नाम दो लोग हैं इसमें, मैं इसलिए कह रहा हूं दो लोग लिख रखा है, विक्टर और ब्रूम। ब्रूम है कोई, मान लीजिए इसको भूल गए आप, मान लीजिए आप इसको भूल गए, तो कोई भी आपको ऐसा नाम लिख रहा है ना कोई अंग्रेज टाइप का, ऐसे आप भी एग्जामिनर के साथ में थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो कि हर कोई एग्जामिनर हर चीज को नहीं जान रहा होता है। क्योंकि मैंने एक बार एक एग्जाम में किया था, उसमें मुझे 2 में से 2 नंबर दे दिया। एक क्वेश्चन आया था मतलब इंडिया के 2 समाजशास्त्रियों के नाम लिखो। अब उसमें एक घूरिये करके थे, घूरिये धूरिये जो भी थे ये थे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा नाम ही याद नहीं आ रहा। इंडिया के समाजशास्त्री थे, तो मुझे कोई नाम याद नहीं आया, तो मैंने मेरे एक दोस्त का नाम लिख दिया, नाम लिख दिया था उसमें प्रोफेसर, क्योंकि इंडिया का है तो हमारे साथ के एक स्कॉलर थे, वो सोशियोलॉजी से थे, तो भाई उसको लिख दिया उसने। और मैंने कॉपी देखी मेरी, मेरे 2 में से 2 दे रखे, और मैं आज भी दिखा सकता हूं आप लोगों को, मैंने लिखा है और उन्होंने 2 में से 2 दे दिए। तो एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि हम हर जगह वैसे तुक्का फेंक रहे हो। कभी कभार पूरे पेपर में 1-2 चीजें ऐसी लिख सकते हो जो आपने खुद क्रिएट करी हो। ये नाम तो मैंने आपको हिंट दिया है, ये अंग्रेज जैसा लगता है ना, वैसे तो मैं प्रकाश हूं, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि प्रैक्स हो गया। ये ऐसे कर दो इसको, ये भाई विक्टर, ये विक्टर हो सकता है तो प्रैक्स क्यों नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है ना। तो ये मजाक का हिस्सा है, लेकिन इसको आप कभी कभी प्रयोग में ले सकते हो, कभी कभी एक पेपर में एक बार कहीं, तो आपको लगे कि बिल्कुल ब्लंट हो गया, कहीं जरूरत पड़ रही है तो ये लिख सकते हो, ठीक है। इसमें लिखो यह सिद्धांत मुख्यतः व्यक्ति की अपेक्षाओं, व्यक्ति की
अपेक्षाओं तथा प्रयासों के मध्य संबंध बनाता है। अपेक्षाओं और प्रयासों के मध्य संबंध बनाता है। मनुष्य इस आशा से अभिप्रेरित होता है कि उसको दिए गए कार्यों के निष्पादन व मूल्यांकन से उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। विक्टर डैश ब्रूम ने इस आधार पर 3 संबंध बताए हैं। पहला प्रयास निष्पादन संबंध। पहला प्रयास निष्पादन संबंध। इसमें डैश करके इसमें और लिख लो। प्रयास तब उच्च स्तरीय होते हैं तब उच्च स्तरीय होगा जब वह दिए गए कार्य निष्पादन के प्रति आश्वस्त होगा। दोबारा सुन लो। प्रयास तब उच्च स्तरीय होगा जब वह दिए गए कार्य निष्पादन के प्रति आश्वस्त होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर, निष्पादन डैश पुरस्कार संबंध। निष्पादन पुरस्कार। कौन कहां जा रहा है? ये सेकंड नंबर का निष्पादन और पुरस्कार, इसमें डैश करके लिखो। कार्य निष्पादन से पुरस्कार या लाभ प्राप्त होता है। कार्य निष्पादन से पुरस्कार या लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पुरस्कार और व्यक्तिगत लक्ष्य संबंध। इसी ये यहां पुरस्कार व्यक्तिगत संबंध, पुरस्कार व्यक्तिगत लक्ष्य संबंध। पुरस्कार डैश व्यक्तिगत लक्ष्य संबंध। इसमें लिखो, दिए गए पुरस्कार कार्मिकों के व्यक्तिगत लक्ष्यों या कार्मिक की क्षमता का सही आकलन कर उसे संतुष्ट कर पाएंगे। एक सिद्धांत, नेक्स्ट सिद्धांत है समानता का सिद्धांत।
समानता का सिद्धांत। ये दिया है जे स्टासी एडम्स, जे हटा दो, स्टासी एडम्स। ये कोई व्यक्ति है, एक कोई विद्वान है इसका मैनेजमेंट का, उसने दिया स्टासी एडम्स। ये आधा में है। एडम्स कार्मिक समान परिस्थितियों में, कार्मिक समान परिस्थितियों में स्वयं के प्रयासों, परिस्थितियों में स्वयं के प्रयासों एवं प्रतिफल की तुलना, स्वयं के प्रयासों और प्रतिफल की तुलना दूसरे कार्मिकों के प्रयासों व प्रतिफल का, दोबारा सुन लो, कम जो कार्मिक होते हैं, कार्मिक समान परिस्थितियों में स्वयं के प्रयासों व प्रतिफल की तुलना दूसरे के प्रयासों या प्रतिफल से करता है। दूसरे कार्मिक होते हैं उनके प्रयासों और प्रतिफल से करता है। ये ह्यूमन नेचर है। इसमें समानता होने पर इसमें समानता होने पर संतुष्टि, समानता होने पर संतुष्टि एवं असमानता होने पर असंतुष्टि या तनाव उत्पन्न होता है। अतः प्रबंधन को कार्मिकों के पुरस्कारों को यथोचित, कार्मिकों के पुरस्कारों को यथोचित सम्मान, मतलब समान रखना चाहिए, समान रखना चाहिए। अब इस बात को आप ये समझ लो कि हम जब कहीं भी काम कर रहे होते हैं, किसी भी संगठन में काम कर रहे होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति ये देखता है कि जो मैंने काम किया है, मैंने जो प्रयास किया है, उसका रिजल्ट आया है, उसका क्या पुरस्कार मिला है। यदि मैंने जो काम किया है वही उस दूसरे व्यक्ति ने काम किया है, कार्मिक ने, तो वो ये समानता का भाव देखता है कि मैंने जो किया था वही उसने किया, उसी को सेम पुरस्कार मिला है। यदि मैंने और उसने सेम किया और यदि कुछ अलग पुरस्कार मिला है उसको, तो उसके दिमाग में टेंशन होना शुरू हो जाएगी, होगी ना। ये सेकंड हैंड टेंशन हो जाती है। अपन बात कर रहे थे ना सेकंड हैंड स्ट्रेस क्या होता है। मैंने समान काम किया, आपने भी समान काम किया और उसको अच्छा अवार्ड मिल गया और मुझे उससे कम अच्छा मिला है। इससे असमानता आ जाएगी, असंतुष्टि होगी और व्यक्ति में तनाव आएगा। यदि समान कार्य और समान प्रयासों में समान प्रतिफल मिलता है तो व्यक्ति सेटिस्फाई रहेगा और ये तुलना जरूर करता है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी थी। आप भी लोग कहते हो ना, वो फला बच्चा, ये लड़की, लड़का इतनी मेहनत करते हैं, मैंने उससे ज़्यादा मेहनत करी तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो आपके दिमाग में लोड आएगा, टेंशन जरूर आना तय है। सोचते कि नहीं सोचते? अपन नहीं सोचते? हाथ भर दे, हाँ तो भर दे, हाँ, क्योंकि ये एहसास होना चाहिए प्रतिफल और आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं इसने तो कर दी थी, उसने नहीं करी थी, क्यों करती थी। एक्शन रिएक्शन होना जरूरी है। इतने पीछे चले जाते हैं कुछ लोग जिनके गर्दन दिखती नहीं होती है। कई बार मैं इधर देखता हूँ तो उठ के चले जाते होंगे ना, ऐसा होता होगा? नहीं, सारे मतलब आत्म सिद्धि को प्राप्त करे हुए बच्चे भाई, ये वही बच्चे रुके हुए हैं जो लंबी लड़ाई लड़के आए हैं। कोई भी अगर होता है ना, मैराथन दौड़ होती है, उसमें बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। आप लगभग 1 साल की मैराथन के बाद में आप लोग डटे हुए हो। अरे 1 साल बाद, 1 साल ही हुई होगी, 2 हो गई,
जुलाई में 2 होगी। हाँ, मुझे सबका पता है, 2 साल तो नहीं हुई, ये तो कन्फर्म है। हाँ? 21 से नहीं यार, तो बैच स्टार्ट तो बाद में हुआ था, फिर बीच में क्या हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं, आप लोगों को बिल्कुल असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। समान कार्य और जो प्रतिफल वाला कंसेप्ट है वो समान है सबके लिए, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो आप लोगों को ये समान सिद्धांत है, इसको रटने की जरूरत नहीं। एक नाम याद रख लो, स्टासी एडम्स, क्योंकि इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये आपको रटना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति ने जो दे दिया वो तो दे दिया, और एकमात्र कोई रास्ता बचता है, वो क्या बचता है फिर? अगर कोई रास्ता बचता है तो कि जे प्रैक्स, एडम प्रैक्स, कुछ भी लगा के कहीं तो काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये पक्की बात है, सारे सिद्धांतों के नाम आपको याद नहीं रहेंगे। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, इतना स्ट्रेस होता है, आपको याद नहीं रहने वाले। तो आपको ये करना है, मतलब कर सकते हो आउट ऑफ बॉक्स जाके, कुछ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लिख दिया, क्या होगा? नंबर काटेगा तो है नहीं, उनको पता है भाई, पता नहीं होगा बच्चे को। नेक्स्ट, अब ये सिद्धांत तो हो गए। संघर्ष प्रबंधन सिलेबस एक बार देखो। संघर्ष प्रबंधन, अब फिर वही कहानी शुरू होती है। सबके जीवन में संघर्ष है, संघर्ष महसूस किया हुआ है, संघर्ष देखा हुआ है, क्या इसकी अपन परिभाषा दे सकते हैं? ये बड़ी समस्या है। यदि आपको ये कला आ जाएगी तो आधा काम तो यहीं हो जाएगा। कम से कम जो 20 शब्दों की क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपको इस कला को बहुत फायदा देंगे। 20, हर पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? हर चैप्टर में मतलब लगभग आधा, लगभग शायद आधा तो नहीं, 70 या 80 मार्क्स का आपके इसी का आता है। आता है कि नहीं आता? ये कला आपको आना चाहिए। संघर्ष क्या है सबको पता है, इसकी परिभाषा लिखने में कितना जोर आएगा। अब सोचेगा नहीं कोई भी, क्योंकि सोचने का काम तो मेरा है। तुम लोग क्यों सोचोगे? एक दो लोगों ने सोचा है, मैं चाहता हूँ नए लोग सोचें। ये जो आप लोग खड़ा हाथ खड़ा कर देते हो ना, उसमें बाकी जो ये लोगों का आत्मविश्वास वैसा के वैसा बना रहता है। ये महिला प्रधान समाज बिल्कुल कोई जवाब नहीं देता है। हाँ, ऐसे ये हुई ना बात। प्रयास संघर्ष है, किए गए प्रयास। हाँ, अरे देखो सारे मदद कर रहे हैं, सब वकील बन गए इसके, एडवोकेट, सारों ने समर्थन कर दिया। बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े समर्थन करो। कौन बोल रहा था ज्यादा? अब देखो कोई नहीं बोलेगा। ये समस्या है। जो 15 गुण संपन्न करना है ना, उनमें से पहला गुण था ये खड़ा होना, दूसरा गुण है अपने कार्मिक को सपोर्ट करना, लेकिन बैठे बैठे नहीं, खड़े होके करो सपोर्ट इसकी। देखो कोई नहीं कर रहा, इधर से नहीं भाई, उनकी टीम है, टीम का निर्माण हो चुका है। टीम निर्माण था ना अपने सिलेबस में, टीम बिल्डिंग थी ना। टीम बिल्डिंग में क्या करते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। टीम निर्माण में क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं ना। तो अब ये सहयोग करेंगे।
ये कह रहे हैं प्रयास। प्रयास शब्द की जगह हम अपने लक्ष्य को, बैठ जाओ, हाँ और कोई बताओ, चलो मैं बता ही दूंगा, हाँ बताओ। सर, व्यक्तिगत स्तर, मानसिक स्तर, सामाजिक स्तर, इन सभी स्तरों पर अनेक प्रकार के संघर्ष करते हैं। संघर्ष करता है, सीधा संघर्ष नहीं करना, संघर्ष होता क्या है, करता है, ये ठीक बात है, वो बाद की बात है कि इन स्तरों पर करता है, संघर्ष होता क्या है। हमारा मुद्दा सिर्फ यही है, इसकी परिभाषा हम बाद में दे देंगे, पर हमें ये समझना है संघर्ष क्या होता है। आप लोगों को बेटा आपस में नहीं, खड़ा होके, कठिनाइयाँ आती है, एक कठिनाई या शब्द आया है, उन्हें नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ना ही संघर्ष प्रबंधन होता है। प्रबंधन नहीं है, संघर्ष होता है। ठीक है, बढ़िया। एक शब्द इन्होंने यूज किया, कठिनाई, ये ठीक है, ये ठीक शब्द है। कठिनाई और कठिन परिस्थिति, बढ़िया, बहुत तगड़ा बोल दिया। और है? और चुनौतियां। भाई दिमाग ऐसे नहीं, कुछ भी बोलो मत, उससे पहले सोचना है। अपन कुछ भी बोले ना उससे पहले सोचना चाहिए इसके बारे में, अपन क्या है, संघर्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कोई व्यक्ति है, उसने जन्म ले लिया, संघर्ष स्टार्ट है, ठीक है। सबसे पहले उसको दूध चाहिए, तो वो चिल्लाएगा कि मम्मी दूध दे दो, चिल्लाएगा ना, उसके बिना चिल्लाए उसको कुछ नहीं मिल रहा है। यदि अपन को खाना खाना है तो खाना सीधा उचक के यूं आ जाता है क्या? नहीं आएगा ना, क्या होगा, अपन को तोड़ के खाना पड़ेगा। संघर्ष का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन संघर्ष है क्या, मानव, अब इसको कतई रटने की जरूरत नहीं है, मानव के द्वारा, अपन या मानव कह रहे हैं, अब प्रबंधन में क्या कहेंगे, कार्मिक के द्वारा। प्रबंधन मतलब कार्मिक के द्वारा लिया जाता है, कार्मिक के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा कह सकते हो। कार्मिक के द्वारा कोई लक्ष्य बनाया है, उसकी प्राप्ति में जो जो समस्याएं आती है, कठिनाई आती है, बाधाएं आती है, चुनौतियां आती है, सारे शब्द यूज कर लो, और उनको, उनका निवारण करते हुए जब वो लक्ष्य की प्राप्ति करता है तो उस संघर्ष की प्रक्रिया है, वो संघर्ष है, नहीं है क्या? इसमें अलग क्या बोला है मैंने, संघर्ष क्या है, एक व्यक्ति है, उसने कोई लक्ष्य बना लिया, उसको प्राप्त करने के लिए जो जो कार्य, जो जो प्रयास करने में जो कठिनाई आई है, बाधाएं आई है, वो क्या है, इसमें मैं अलग क्या बोला है। लेकिन आप इसको बोल नहीं पा रहे हो, कैसे बोलोगे? प्रैक्टिस करनी है, हर चीज के बारे में आपको 20 शब्दों में दिमाग में रखना है, कम से कम 2 साल तो रख लो, बाद में भूल जाना क्या होता है संघर्ष, सब भूल जाना। जब तक एसडीएम नहीं बनते हो इन चीजों को याद रखो, सिलेबस का प्रत्येक शब्द आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, उसकी परिभाषा आनी चाहिए। ये अभिरुचि, नेतृत्व, जो शब्द थे ना सारे सारे, ये क्वेश्चन आते हैं आरएस में। अभी भी ऐसा नहीं है, बहुत बड़े क्वेश्चन आएंगे 20 शब्दों में, 3 लाइन के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। 20 शब्दों में 3 लाइन वाला क्वेश्चन टोटल कुल मिला के पेपर में 2-3 क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है, सिर्फ 2 शब्द दिए होते हैं और लिखो, 2 शब्द, 1 शब्द दिया होता है, लिखो, होता है कि नहीं होता? क्या करना है अपने को, प्रत्येक शब्द की परिभाषा याद करनी है, रटनी नहीं है, रटेंगे तो हो सकता है भूल जाए उनको। फिर अच्छे शब्दों में थोड़ा सा अच्छे शब्द यूज कर लो, यदि आदमी लिख रहे हैं उसकी जगह व्यक्ति लिख लो, व्यक्ति लिख रहे हैं उसकी जगह कार्मिक लिख लो, समूह लिख रहे हैं उसकी जगह संगठन लिख लो। अच्छे शब्द यूज सोच लोगे आप लोग धीरे धीरे, उससे पहले आपको बेसिक क्लियर होना जरूरी है। ये अब प्रबंधन क्या है, अब संघर्ष प्रबंधन की परिभाषा अपने आप आ जाएगी। ये जो संघर्ष की जो प्रक्रिया है उसको सुगम बनाने के लिए किए गए जो कार्य हैं वो सब प्रबंधन है, नहीं है क्या? कोई भी हमने संघर्ष किया, इसमें डायग्राम खुद ही बना लो, मुझे नहीं पता ये डायग्राम होगा क्या नहीं होगा, लेकिन लक्ष्य होगा, एक लक्ष्य बनाया, उसके बाद में प्रयास किए, प्रयास कर लिए,
बीच में क्या आएगी? बाधा खूब आने वाली है, आएगी। उसके बाद में क्या होगा? समाधान कर रहे हैं बीच बीच में, और फिर यहां क्या होगा? रिजल्ट आ जाएगा एक तरह से, अंतिम परिणाम हो जाएगा। तो ये सब क्या हुआ? ये जो हम कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये शब्द को आप अच्छी तरह समझ लो। प्रोसेस, कहीं कुछ भी अटकते हो तो आपको ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जो संघर्ष को आसान बनाती हो और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में सहयोग करती हो, वो प्रबंधन है एक तरह से। प्रबंधन की परिभाषा अब तक दी नहीं थी क्या? ये तो बहुत बड़ी गलती है यदि प्रबंधन की परिभाषा नहीं दी तो। प्रबंधन क्या होता है? आपने अभी तो ये नहीं पूछा मेरे से कि सर प्रबंधन क्या होता है। वो आगे आएगा। सबसे आगे यही होता है, किसी भी मैनेज कर लो, मतलब मानव के प्रयासों को सुगम बनाने वाली विधि, सुगम, सुपाच्य, आसानी से एक्सेस होने वाली विधि को मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट की जरूरत क्या है? नहीं। अगर मान लीजिए ऐसे ही ऊटपटांग कुछ भी मिल जाता है तो प्रबंधन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आसानी से कोई चीज मिल जाए, सुगम तकनीक, ऐसी तकनीक है जिससे आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्ति कर सकते हैं, ये है। तो ये रटने की जरूरत है क्या? अब जो औपचारिकता है वो पूरी करो लिखने की। संघर्ष संघर्ष किसी भी संगठनात्मक ढांचे की, संघर्ष किसी भी संगठनात्मक ढांचे की स्वाभाविक समस्या है, स्वाभाविक समस्या है, क्योंकि प्रत्येक संगठन ने कार्मिकों के मध्य हित लाभ भावनाएं, मूल्यों के मध्य टकराव की संभावना पाई जाती है। दूसरे शब्दों में संघर्ष एक मतभेद है। संघर्ष एक मतभेद है जो दो या दो से अधिक पक्ष एक दूसरे का विरोध करते हैं। तथा विवाद व असहमति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विवाद व असहमति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो अपने लिखा है, एक शब्द यूज
करना अपन भूल गए थे, मतभेद। मतभेद जरूर होता है संघर्ष में। कहीं जब कार्मिक बैठे होते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट दे रखा है आपके सिलेबस में, कॉन्फ्लिक्ट बोल रखा है, तो दो व्यक्तियों में या दो समूहों में कहीं न कहीं टकराव होता है, मतभेद होता है, और उसी टकराव को संघर्ष कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। लेकिन उस तनाव को कम करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाएगा उसको प्रबंधन कहते हैं। कार्मिकों में आपसी जो मतभेद होता है, टकराव होता है, असहमति होती है, उसको कम करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको संघर्ष प्रबंधन कहते हैं। संघर्ष प्रबंधन, इसके बाद में आगे लिख लो संघर्ष प्रबंधन की परिभाषा। संघर्ष प्रबंधन ऐसी प्रक्रिया है, संघर्ष प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संघर्ष को कम करने का प्रयास किया जाता है, जिसके द्वारा संघर्ष को कम करने का प्रयास किया जाता है। संघर्षों से होने वाले नकारात्मक प्रभावों, संघर्षों से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को संतुलित करके, संघर्षों से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को संतुलित करके संगठन की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। संगठन की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। ये संघर्ष प्रबंधन की परिभाषा है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा आपके नेचुरली समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आज रट लोगे तो आपको एग्जाम के टाइम तक कैसे याद रखोगे। संघर्ष के कारण क्या होता है? कोई भी एक संस्था है, उसमें कार्मिक काम कर रहे हैं, तो संघर्ष के कारण कौन कौन से पाए जाते हैं? वैचारिक मतभेद। यदि जो अपना बॉस है, संस्था प्रधान है, प्रबंधक है, यदि दो कार्मिकों में भेदभाव करेगा तो क्या होगा? संघर्ष होगा। आपका समान कार्य, समान प्रयास में समान प्रतिफल नहीं मिलेगा तो लड़ाई होना तय है। टकराव कब होने वाला है? संगठन के कारण, वो संघर्ष के कारण कौन कौन से हो सकते हैं आपको नेचुरली पता है। 15 का आप खुद लिख लोगे क्या? 15 कारण खुद लिख लेना। नहीं लिखेंगे तो 15 कारण लिखो, तब तो आप लिख के ले आओ, वरना 2-4 तो मैं भी लिखवा दूंगा, क्योंकि आप सोचने में मजबूर नहीं हो रहे हो। मैं चाहता हूं आप खुद भी इस चीज को लिखें। 15 कारण लिख लेंगे। कल मैंने कोई काम दिया था क्या? नहीं दिया था। अच्छा, वो काम मैंने खुद नहीं ले लिया था, मूवी दिखाने का आप लोगों को। कल नहीं, मैनेजमेंट ये चाहता है कि आपकी क्लास 1-2 दिन में जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि 5 दिन लगे। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है। ये अभी तो क्या सिलेबस का पार्ट चल रहा है, इसके बाद में सिलेबस में जो चीजें हैं जो दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में पढ़ाना चाहता हूं मैं। ये फॉर्मेलिटी है कि आपका सिलेबस पूरा हो गया, लेकिन वो सिलेबस पूरा होने से कोई मतलब नहीं जब तक कि आपको याद नहीं है, जबकि आप लर्न नहीं कर पा रहे हो तब तक कोई मतलब नहीं है। संघर्ष के कारण इसने बहुत सारे लिखा रखे, लेकिन इंपॉर्टेंट लिख लो। संघर्ष के कारण संगठन के स्तर पर आपसी सहयोग का अभाव,
सहयोग का अभाव, कमजोर संचार प्रणाली, कमजोर संचार प्रणाली, अधिकारों व सत्ता का अनुचित प्रदर्शन, अधिकारों व सत्ता का अनुचित प्रबंधन व प्रदर्शन, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम लाभ का दृष्टिकोण, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम लाभ का दृष्टिकोण, उच्च और निम्न अधिकारियों में समन्वय की कमी, मूल्यों के स्तर पर असमानता, मूल्यों के स्तर पर असमानता, नैतिक मूल्यों में गिरावट, नैतिक मूल्यों में गिरावट, जो आप आपस में इसको समझ लो, यदि कोई संस्था में कोई संघर्ष हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? इसलिए होता है कि उच्च स्तर और निम्न स्तर पर एक तो कम्युनिकेशन नहीं होता है, कोई समन्वय नहीं होता है, कोई संचार नहीं पहुंचा जाता है, या फिर जो बॉस है वो लोगों में भेदभाव करता है, तो एक दूसरे में टकराव पैदा हो जाता है कि भाई इसको क्यों ज़्यादा लाभ दे दिया, इसको क्यों नहीं दिया। ये सब चीज़ें आपके आपस में दिखाई देती है। एक लिख लो, संघर्ष की प्रक्रिया, ये बॉक्स में बंद करना जरूरी है कभी जब कभी आप कोई मैप बनाओ तो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, संघर्ष का पता होना चाहिए, संघर्ष हो क्यों रहा है उसका विवरण। ये अपनी पहली प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है समस्या का निदान, जो संघर्ष हो रहा है उसका समस्या का समस्या या संघर्ष का ये सेकंड नंबर का हो गया। संघर्ष का रिजल्ट मतलब ये हैंडलिंग मोड, हैंडलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? हैंडल करना, संचालन करना, मतलब सुचार सुचार की जगह एक अच्छा शब्द यूज करो, सुगमता। सुगमता से संचालन। आपस में बातचीत करना कितना बढ़िया लगता है ना। ये प्रक्रिया, यदि पूछे इसकी प्रक्रिया क्या है तो उसका सबसे पहले उसका संघर्ष का विवरण ले लो, उसके बाद में उसका समाधान निकाल दो, उसके बाद में सुगमता से संचालन करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग, ये शब्द भी यूज करो उसमें, लगातार निगरानी। लगातार निगरानी ये भी लिख लो। अब ऐसी कौन कौन सी तकनीक है जो संघर्ष प्रबंधन में काम आती है? दो तरह की तकनीक लिखो, संघर्ष प्रबंधन तकनीक।
संघर्ष प्रबंधन तकनीक, दो पार्ट कर लो इसके अलग अलग, निवारक उपाय और उपचारात्मक उपाय। और निवारक उपाय उसमें 1 2 3 4 करके लिखो। निवारक उपाय, सामान्य लक्ष्यों की स्थापना, सामान्य लक्ष्यों की स्थापना, निर्भरता में कमी, निर्भरता में कमी, साझा संसाधनों में कमी, साझा संसाधनों में कमी। नेक्स्ट, विश्वास और संचार, विश्वास और संचार। नेक्स्ट, समन्वय, समन्वय। इधर दूसरी तरफ उपचारात्मक उपाय, उपचारात्मक उपाय। इसमें लिखो व्यवहार द्वारा संघर्ष को हल करना, संघर्ष को हल करना। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट, सहयोग, सहयोग। नेक्स्ट, समझौता। और एक और समन्वय की जगह दूसरी तरफ लिख लो मेलजोल, लिख लो साधारण शब्दों में, मेलजोल, मेलजोल। मेरी बात सुने आप। ये तो हो गई किताबी लैंग्वेज। अब कोई भी ऐसी तकनीक जो संघर्ष, यदि हमको कारण पता है, संघर्ष के कारण पता है, तो उसका समाधान भी या तकनीक भी अपन आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि अपने को कारण ही पता ना होगा, सबसे पहले अपने को समस्या का निदान कब होगा, जब कारण पता होगा। कितने बजे तक क्लास लेनी है आप लोगों की? कचरा, अनयूज्ड, खराब, ऐसा कुछ तो बोलोगे। क्या होता है कचरा? हमारे वातावरण में ऐसे पदार्थ जो मानव उपयोगी नहीं है, खराब है, उसको कचरा कहा जाता है। कुछ तो बोलोगे। उसको कचरा कहा जाता है। और उस कचरे का रिसाइकल करके या कुछ अच्छा उपयोग करके उसको दोबारा मानव के हित में अगर काम में ले ले तो वो अच्छा प्रबंधन हो जाएगा। पर कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको। 2 में से 0 नंबर आएंगे एक तो, और एक आएगा आधा या 1 1.5, कुछ तो आएगा। वो क्षमता आपको ये क्रिएट करनी पड़ेगी। और ये क्षमता आपको ऐसे नहीं मैं आके आपको सिलेबस बनवे लिखा के चले जाऊंगा, ये ऐसे नहीं होगी। आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। भाई कचरा प्रबंधन सिलेबस में नहीं है, तब भी आएगा ये आपके। मैंने क्यों कहा ये, आपके आसपास सुबह सुबह एक वो आती है गाड़ी, बढ़िया गाना चलता रहता है। कौन सा गाना चलता है? स्वच्छ इरादा किया, कर लिया हमने। अच्छी धुन में बनाया हुआ है, बढ़िया, अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग उसको कुछ कर नहीं रहे होते हैं। उसमें लिख रहा होता है, एक तरफ जो डिब्बा आता है ना, वो ग्रीन सा, ग्रीन बॉक्स, ये कह रहा कौन से में जाएगा। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड। एक तो जो गीला कचरा होता है
उसको डालने के लिए अलग से डिब्बा होता है, ये अलग से होता है, ये भी प्रबंधन का हिस्सा है। आपके चारों तरफ जो भी दिखाई दे रहा है वो सब प्रबंधन का हिस्सा है। इसलिए अगले 1 घंटे तक 2 घंटे तक इसी में बात करेंगे। आपको 2 घंटे लगभग 15 मिनट बाद में दोबारा क्लास लेंगे, ठीक है।